Hello everyone, welcome to the Logical Studies YouTube channel and I am your friend एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह और मैं आ गया हूं एक बार फिर अपने जूरिस्प्रूडेंस के मास्टर नोट्स लेकर एक नई क्लास के साथ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स और इंडेक्स आ गया है आप लोगों की स्क्रीन पर। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमने डेफिनेशन कर ली है और डेफिनेशन में लगभग 24 थिंकर्स किए हैं। नेचर ऑफ लॉ हो गया है। सोर्स ऑफ लॉ को हमने 2 पार्ट में किया है। एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने चैनल पर, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप चेक कर सकते हैं। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, फिर एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो और इसके बाद जो इसमें थिंकर्स आते हैं लाइक जेरेमी बेंथम हो गए हैं, जॉन ऑस्टिन हो गए हैं, उसके बाद थॉमस एरिस्किन हॉलैंड हो गए हैं, HLA हार्ट हो गए हैं, देन हमने इसमें केल्सन को कर लिया है और केल्सन और सामंड को भी कर लिया है। राइट गाइज, तो एनालिटिकल स्कूल की जितने भी वीडियोस हैं उन पे सब पे आपको ऐसे मिलेगा नंबर A1 A2 A3 एंड सो ऑन। राइट गाइज, एनालिटिकल स्कूल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का हम लोगों ने क्या कर लिया है, इंट्रोडक्शन कर लिया है, उसको आपको मिलेगा उसका नंबर H1 क्योंकि हिस्टोरिकल है। उसके बाद हमने इसमें मॉन्टेस्क्यू को कर लिया है। राइट गाइज, तो आज आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि हम किसको करने वाले हैं। तो चलिए, इंडेक्स हुआ हमारा कंप्लीट और हमारे सामने है फ्राइडरिच कार्ल वॉन सेवेनी। इनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी कहा जाता है। तो आज हम सेवेनी को करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्राइडरिच कार्ल वॉन सेवेनी पैदा हुए थे 21 फरवरी 1789 में और रुखसत हुए इस दुनिया से 25 अक्टूबर 1861 को। इनको देख लेना एक बार क्योंकि कई बार डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं यूजीसी वाले। फ्रैंकफर्ट में पैदा हुए थे, एक जर्मन जूरिस्ट थे, फिलोसफर थे और इनको कहा जाता है इज द फादर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि न्याय शास्त्र की जो ऐतिहासिक विचारधारा है उसके ये फादर माने जाते हैं। ही ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लॉ एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशनरी प्रोसेस डेवलपिंग अलोंगसाइड द सोसाइटी। इन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन है लॉ का, कि लॉ कैसे पैदा हुआ, लॉ का उद्भव कैसे हुआ, लॉ उत्पन्न कैसे हुआ, वो एक बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि धीरे धीरे डेवलप हुआ है सोसाइटी के साथ, सोसाइटी की जरूरतों के साथ, सोसाइटी की दशा के साथ, समय के साथ लॉ डेवलप हुआ है। एलन डिस्क्राइब हिम एज, मतलब फ्राइडरिच कार्ल वॉन सेवेनी को एलन ने कहा है ही इज अ डार्विनियन बिफोर डार्विन। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी ना, तो उन्होंने एलन ने कहा है कि जो सेवेनी है वो डार्विन से पहले भी डार्विनियन है, डार्विन के भी डार्विनियन है, फॉर अप्लाइंग इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल टू लीगल डेवलपमेंट। और ये उपाधि क्यों दी एलन ने उन्हें? क्योंकि सेवेनी ने इवोल्यूशन के प्रिंसिपल लगाए, किस पर? इवोल्यूशन के सिद्धांत अप्लाई किए, किसके ऊपर? लीगल डेवलपमेंट पर, लॉ के विकास पर, कि लॉ का विकास कैसे हुआ। राइट, आगे चलते हैं। सेवेनी आर्ग्यूड दैट लॉ इज यूनिक, अद्वितीय, इसके जैसा कोई नहीं है, रूटेड इन द कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज, कल्चर एंड द कस्टम ऑफ द पीपल। तो पहले इस लाइन को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेवेनी का मानना था कि लॉ बिल्कुल यूनिक है और इसकी जड़ें कहां देखने को मिलती है? इसकी जड़ें देखने को मिलती है आपको लोगों की चेतना में, कॉन्शियसनेस, चेतना में, लोगों की भाषा में, लोगों की संस्कृति में, ठीक है, और लोगों के रीति रिवाजों में और प्रथाओं में आपको लॉ की जो है वो जड़ें देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब है लॉ कहां से आया? लॉ आया लोगों की कॉन्शियसनेस से, लोगों की लैंग्वेज से, लोगों के कल्चर से, उनके कस्टम से, प्रथाओं से, एंड कैन नॉट बी बोरोड और यूनिवर्सली अप्लाइड। और ये कहते हैं लॉ को आप बोरो नहीं कर सकते कि कहीं और से कोई लॉ है उठा के अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया या अपनी सोसाइटी में इंप्लीमेंट कर लिया, या यूनिवर्सली अप्लाइड, या सभी लोगों पर और सभी सोसाइटीज में एक रूपता से आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते, यूनिवर्सली नहीं अप्लाई कर सकते आप, मतलब कि कहीं से भी एक ही लॉ सबको गवर्न करेगा, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि ये कहते हैं सेवेनी कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से लॉ भी अलग अलग डेवलप हुआ है। इन्होंने इंसिस्ट किया दैट लॉ इज फाउंड नॉट मेड, ठीक है, लॉ को पाया गया, इसको बनाया नहीं गया। कैसे? डिस्कवर्ड एज अ सोसाइटल प्रिंसिपल रेदर देन कंस्ट्रक्टेड बाय जूरिस्ट, कि लॉ को हमने खोजा है कैसे? सामाजिक सिद्धांतों के रूप में, बजाय इसके कि इसको जूरिस्ट ने या जो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, जजेस हैं, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने इसको बनाया नहीं। इसको हमने कहां देखा? सामाजिक सिद्धांतों में हमने इसकी खोज की है, क्योंकि समाज कुछ सिद्धांतों से चलता है, सेवेनी कहते हैं। हिज सेंट्रल डॉक्ट्राइन वाज द वोल्केजिस्ट स्पिरिट ऑफ द पीपल। तो इनकी जो मेन और मुख्य और केंद्रित सिद्धांत था ना सेवेनी का, जिस पर इन्होंने बहुत काम किया, उसको कहते हैं वोल्केजिस्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ वोल्केजिस्ट। वोल्केजिस्ट का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द पीपल, राइट। इसको आप कह सकते हैं, स्पिरिट ऑफ द पीपल को अगर मैं आपको बताऊं हिंदी में, इसको कह सकते हैं आप लोकमानस, स्पिरिट ऑफ द पीपल। पीपल तो हो गया मतलब लोक, लोकाचार कहते हैं ना, जनता, लोक, लोक, लोकाचार, और मानस होता है मन,
चित्त, स्पिरिट ऑफ द पीपल। स्पिरिट ऑफ द पीपल क्या कहती है? तो आप इसको लोकमानस भी कह सकते हैं, या और सरल शब्दों में आप इसको कहना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं कि समाज की राजनीति। क्या कह सकते हैं? समाज की राजनीति कह सकते हैं आप वोल्काजिस्ट को। स्पिरिट ऑफ द पीपल लोकमानस या समाज की राजनीति। तो इनकी जो सेंट्रल डॉक्ट्राइन थी वो वोल्काजिस्ट थी, स्पिरिट ऑफ द पीपल, विच होल्ड दैट लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कलेक्टिव विल एंड कॉन्शियसनेस ऑफ अ नेशन। और ये जो वोल्काजिस्ट थ्योरी है, स्पिरिट ऑफ द पीपल है, ये कहती है कि लॉ क्या है? लॉ एक्सप्रेशन है किसका? कलेक्टिव विल का, सामूहिक इच्छा का, और कॉन्शियसनेस ऑफ अ नेशन, और एक राष्ट्र की चेतना का। राष्ट्र की चेतना कहां से आती है? लोगों से आती है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, राइट। तो इन सभी लोगों की जो कलेक्टिव विल है उसका परिणाम जो है वो लॉ है, ऐसा सेवेनी मानते हैं। और इन सबकी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस आपकी, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा समझते हैं, उन एक राष्ट्र की कॉन्शियसनेस कहां से देखी जाती है? उस राष्ट्र के लोगों से देखी जाती है, उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों से देखी जाती है। तो यहां पर सेवेनी कहते हैं कि जो लॉ है ना वो किस चीज का एक्सप्रेशन है? एक राष्ट्र में रहने वाले लोगों की चेतना का, उनकी कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन है, और उन सबकी सामूहिक सामाजिक कलेक्टिव विल का एक एक्सप्रेशन है, उसका नाम लॉ है। आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। इन्होंने कहा अपोज किया प्री मैच्योर कोडिफिकेशन को। कोडिफिकेशन होता है संहिताकरण, राइट। जैसे कोडिफाई कर दिया, जैसे अब तो लॉ है कि लिख दिया ये कानून है, लेकिन आपने इसको एक कोड में लिख दिया, सेक्शन 1 में ये, सेक्शन 2 में ये, तो हम कहेंगे कि आपने इसका कोड को कहते हैं संहिता हिंदी में, ठीक है। और कोडिफिकेशन को कहते हैं संहिताकरण। तो ये कहते हैं कि प्री मैच्योर कोडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। ही अपोज द प्री मैच्योर कोडिफिकेशन, मतलब समय से पहले। ये कहते हैं कि अच्छा ये लॉ बन गया, नहीं भैया इसको चलने दो, देखो इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तेजी मत दिखाओ। ही अपोज प्री मैच्योर कोडिफिकेशन बिलीविंग दैट लॉ शुड इवॉल्व नेचुरली थ्रू हिस्ट्री एंड कस्टम्स, क्योंकि ये कहते थे कि लॉ इवॉल्व करता है प्राकृतिक तौर पर, किसके द्वारा? इतिहास के द्वारा और कस्टम, रीति रिवाज और प्रथाओं के द्वारा। इनका एक पैम्पलेट जो छपा, जिसको जर्मन लैंग्वेज में कहेंगे वॉम्बुलफुसर ज़ेटफुर, मुझे क्षमा कर दीजिएगा शायद मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं इसको जर्मनी की लैंग्वेज में उस तरीके से, लेकिन हिंदी में मैंने इसको यहां पे लिखा है। सो हिज पैम्पलेट ऑन द वोकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस warned against abstract legislation unsupported by the people's will। तो ये कहा है कि इन्होंने एक पैम्पलेट या आप कह सकते हैं एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक था कि ऑन द वेकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस। इन्होंने चेतावनी दी थी एब्स्ट्रैक्ट लेजिस्लेशन पे कि भैया इतनी जल्दी मत करो, ऐसा कोई लॉ मत बनाओ इतनी तेजी से जिसको लोग सपोर्ट ना करते हो, जो लोगों के द्वारा समर्थित ना हो, जिसको आप नहीं कह सकते कि वो लोगों की कलेक्टिव विल से निकल के आया है, राइट। इसके ऊपर इन्होंने चेतावनी दी थी। ही ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लॉ एंड इवोल्यूशन एज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस लॉन्ग बिफोर डार्विन पब्लिश हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन बायोलॉजी, ठीक है। मतलब डार्विन ने अपनी जो बायोलॉजी में अपनी इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, तो उन्होंने कहा कि जो लॉ है ना वो उससे भी पुराना है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो लॉ का, वो डार्विन के इवोल्यूशन जो उसने बायोलॉजी में दी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उससे भी पुराना है। तो एलन ने तभी तो इनको रेफर किया था कि डार्विन बिफोर डार्विन, कि ये डार्विन से भी पहले के डार्विन है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन था टू द क्रिएशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम बाय यूजिंग इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया ऐसे जुडिशियल सिस्टम को, एक ऐसे न्यायिक सिस्टम को क्रिएट करने में, ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए, इवोल्यूशनरी सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया जुडिशियल सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, इसलिए एलन ने इनको उपाधि दी डार्विन बिफोर डार्विन। सो अकॉर्डिंग टू सेवेनी प्रिंसिपल the notion of a specific legal arrangement was an impression of the spirit of those who incorporated it, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेवेनी, सेवेनी के जो सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं द नोशन, नोशन का मतलब होता है बच्चों धारणा, ठीक है, धार्यति इति धारणा, जो धारण करने योग्य हो वो धारणा, खैर इसमें नहीं जाते। द नोशन ऑफ स्पेसिफिक लीगल अरेंजमेंट, जो स्पेसिफिक लीगल अरेंजमेंट की एक धारणा थी कि भैया हमें एक लीगल अरेंजमेंट चाहिए, हमें कुछ लॉज चाहिए, सेट ऑफ रूल्स चाहिए, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स चाहिए, वो एक इंप्रेशन थी लोगों की कलेक्टिव विल का, जिन लोगों ने इसको इनकॉर्पोरेट किया। कहने का मतलब ये कहते हैं जो लोगों ने लॉ बनाया इसलिए बनाया ताकि वो चाहते थे कि स्पेसिफिक लीगल अरेंजमेंट हो, वो लॉ किस चीज का परिणाम था? वो लोगों की कलेक्टिव विल का परिणाम था, राइट, लोगों की कॉन्शियसनेस का परिणाम था जो हमें देखने को मिला। तो एक टेबुलर फॉर्म में एक बार इनको हम देख लेते हैं कि सेवेनी का जो अब तक हमने पढ़ा, फुल नेम फ्रेडरिक कोल वॉन सेवेनी, जर्मन ज्यूरिस्ट और फिलोसफर है। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये रही 21 फरवरी 1789, फ्रैंकफर्ट में पैदा हुए, 25 अक्टूबर 1861 बर्लिन से रुखसत हो गए। स्कूल हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, फाउंडर माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के। कंट्रीब्यूशन डेवलप द थ्योरी ऑफ वोल्काजिस्ट, अपोज्ड कोडिफिकेशन। वोल्काजिस्ट से याद रखना स्पिरिट ऑफ पीपल, ठीक है, लोकमानस, समाज की राजनीति।
और कंट्रीब्यूशन क्या है कि अपोज किया इन्होंने प्री मैच्योर कोडिफिकेशन को। ये कहते हैं कि लॉ इवॉल्व करता है ऑर्गेनिकली विद सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है वैसे वैसे लॉ इवॉल्व करता है। सेंट्रल आइडिया क्या था श्रीमान जी का, यह था कि लॉ इज फाउंड नॉट मेड, लॉ को पाया गया ना कि बनाया गया। ये कहां मिलेगा आपको, लोगों की कॉन्शियसनेस में मिलेगा। लॉ डेवलप लाइक लैंग्वेज, नेशनल कैरेक्टर। लीगेसी क्या है, फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल है, इवोल्यूशनरी व्यू ऑफ द लॉ। इन्फ्लुएंस किसको किया इन्होंने, पुख्ता को किया और बाद के जूरिस्ट को किया। की वर्क्स क्या थे, लीड रोइट डेस ऑब्लिगेशन 1873 का एडिशन है। डास्ट्रैक्ट डेस बेस्टिजेस सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ, और ये लास्ट वाला जो उनका एक वो था पैम्पलेट। और फाउंडेशनल टेक्स्ट है ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। चलिए आगे चलते हैं, सेवेनी के की प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। ठीक है, लॉ इज यूनिक, अद्वितीय है, और कहां से आया है, लोगों की कॉन्शियसनेस से, पीपल्स लाइफ्स एंड कॉन्शियसनेस से लॉ आया है। लॉ इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, कल्चर एंड कस्टम ऑफ इट्स नेशन, मतलब जो एक राष्ट्र है उसकी जो भाषा है, उसकी संस्कृति है और उसकी प्रथाएं हैं, लॉ उनसे रिलेट करता है, करना भी चाहिए। इसलिए तो कहा गया इन्होंने कि आप इसको बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि हर देश काल परिस्थिति हर जगह की अलग होती है, यू कांट बोरो द लॉ। ठीक है, लॉ डेवलप अलोंगसाइड द नेशंस एंड फेड्स व्हेन द नेशनलिटी वीक्स, की जैसे जैसे नेशन डेवलप करता है वैसे वैसे लॉ भी डेवलप करता है, और जैसे जैसे नेशन कमजोर हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, वैसे वैसे लॉ भी लुप्त हो जाता है। लॉ को डिस्कवर किया गया, खोजा गया, ना कि आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया गया, कृत्रिम रूप। आर्टिफिशियली का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम रूप से लॉ को नहीं बनाया गया। इन्होंने कहा कि लॉ इवॉल्व्स लाइक लैंग्वेज रिफ्लेक्टिंग नेशनल कैरेक्टर, की लैंग्वेज की तरह ये आया है, इवॉल्व हुआ है, और नेशनल कैरेक्टर को, एक राष्ट्रीय चरित्र को रिफ्लेक्ट करता है। पता लगता है ना किस देश के कानून कैसे हैं तो वो देश कैसा होगा। अपोज कर दिया प्री मैच्योर कोडिफिकेशन को, कि संहिताकरण को इन्होंने अपोज किया है। इन्होंने कहा कि लॉ मस्ट इवॉल्व हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से ये इवॉल्व हुआ है। तो एक बार इस टेबल को देख लो, तो कहते हैं लॉ इज यूनिक। डिटेल क्या है इस चीज की, इमर्ज फ्रॉम द पीपल्स कॉन्शियसनेस, लोक चेतना से उत्पन्न हुआ है। एग्जाम्पल कैन नॉट बी बोरोड, ठीक है, और यूनिवर्सली अप्लाई भी नहीं कर सकते, कैन नॉट बी बोरोड यूनिवर्सली और अप्लाइड यूनिवर्सली, राइट। लॉ एंड कल्चर रिलेटेड टू लैंग्वेज, कस्टम्स, नेशनल कैरेक्टर शेप्स लॉ, बिल्कुल ठीक है। इवोल्यूशनरी इन प्रोसेस, लॉ ग्रोज विद द सोसाइटी एंड लाइक द सोसाइटी। और डार्विनियन बिफोर डार्विन, इनको किसने कहा, एलन ने कहा। ये क्वेश्चन आया था एक बार यूजीसी में, ठीक है, देख लेना। लॉ फाउंड नॉट मेड, डिस्कवर्ड नॉट इम्पोज्ड, ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है लॉ की। अगेंस्ट कोडिफिकेशन अपोज्ड, एब्स्ट्रैक्ट लेजिस्लेशन को भी अपोज किया है, और सपोर्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, राइट। अब थ्योरी ऑफ वोल्केजिस्ट देख लेते हैं, लोकमानस की थ्योरी देख लेते हैं, या समाज की राजनीति की थ्योरी। वोल्केजिस्ट, स्पिरिट ऑफ द पीपल, यानी कि लोकमानस, मतलब जनता के मन में क्या है, समाज की चेतना में क्या है, राइट, समाज की राजनीति। द वोल्केजिस्ट थ्योरी, स्पिरिट ऑफ द पीपल, किसने डेवलप की, फ्रेडरिच कॉलबॉर्न सेविनी ने, फादर है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के। सेविनी ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि लॉ इज नॉट आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय द सोवरेंस, कि या जूरिस्ट, लॉ को कृत्रिम रूप से, बनावटी रूप से सोवरेंस या जूरिस्ट ने नहीं बनाया है। इट इज फाउंड विद इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, ये लोगों की चेतना में पाया गया है। लोग चाहते थे, चेतना में मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं एक देश में, जनसंख्या है उस देश की जनसंख्या में से जो बहुमत है वो चाहता है कि हमें एक सिस्टमेटिक लीगल सिस्टम चाहिए जो हम लोगों को काम करने में सुचारू रूप से ढंग के तरीके से हम लोगों को गवर्न करे, राइट, जिसमें हमारे कुछ राइट्स हों, जिसमें हमारी कुछ ड्यूटीज हों, जिसमें हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस हों। तो ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी उसने किस चीज का रूप ले लिया, लॉ का रूप ले लिया। और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, कहां थी, लोगों की कॉन्शियसनेस में, लोगों की विल में, राइट। ओरिजिन क्या है, रूटेड इन सेवेनीज स्टडी ऑफ रोमन लॉ एंड हिज बिलीव दैट लॉ इवॉल्व्स ऑर्गेनिकली विद सोसाइटी। अब देख लीजिए मीनिंग, वॉक्स का मतलब होता है पीपल और जीस का मतलब होता है स्पिरिट, राइट। लॉ रिफ्लेक्ट इन द कॉमन विल ऑफ द पीपल, इसलिए इसको कहा गया लोकमानस, विल, ठीक है। इच्छा कहां से आती है, मन से आती है ना, चेतना, मानस, तो इसलिए इसको लोकमानस कहा गया। प्रिंसिपल्स क्या है, लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एम्बॉडिंग इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। प्रोडक्ट है सोसाइटी का लॉ और संगठित है किस चीज में, सोसाइटी के इतिहास में और उसकी संस्कृति में। लॉ डेवलप लाइक लैंग्वेज, इवॉल्विंग नेचुरली विद सोशल ग्रोथ। तो ये थ्योरीज बहुत इजी हैं बच्चों, एक बार अगर आप इनका रूट कोज देख लेना कि ये थ्योरी क्यों निकल के आई, ये थ्योरी एक्चुअल में क्या कहना चाहती है। अगर आप ये करेंगे नहीं वोल्केजिस किसने दी, सेवेनी ने दी, इसमें क्या था, नहीं, ऐसे नहीं, बस एक बार इसको तरीके से समझ लो, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो आगे चलते हैं,
लॉ इज अ कंटिन्यूअस एंड ऑर्गेनिक नॉट स्टैटिक, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निरंतर है लॉ, कंटिन्यूअस है, ऑर्गेनिक है, जैविक है, बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। आप कह सकते हैं इसको शॉर्ट में लॉ इज डायनेमिक। अपोज किया गया कोडिफिकेशन को, वोल्कर जिस थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं ये, लॉ शुड अराइज फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऐतिहासिक प्रारूप यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेशन से नहीं, अचानक या एक तरफा या मनमाने ढंग से आप कानून बना रहे हो, वो नहीं चलेगा। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखो, उसके हिसाब से चलो। जूरिस्ट रिफाइन लॉ बट इट्स फाउंडेशन लाइज इन द कस्टम एंड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये कहते हैं कि हाँ, जजेस जो हैं, जूरिस्ट जो हैं, थिंकर्स जो है, वो लॉ को रिफाइन कर सकते हैं, उसे और परफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन असल में कहां है इसकी फाउंडेशंस? रीति रिवाजों में है, प्रथाओं में है, लोक चेतना में है, राइट। आगे चलते हैं। तो याद रखना सेविनी में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि लॉ इज डिस्कवर्ड नॉट मेड, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और विल ऑफ द पीपल। इंप्लीकेशंस क्या है इसके? एम्फसाइजेस हिस्टोरिकल स्टडी, ऑर्गेनिक नेचर ऑफ लॉ, बिल्कुल ठीक है, अपोजिशन टू द पॉजिटिविज्म एंड द रोल ऑफ स्कॉलर्स, ये इंप्लीकेशंस है। अब क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है, सेवेनी का क्रिटिसिज्म देख लीजिए, राइट। Criticism custom may reflect ruling class interest. Theory lacks clarity on the people. ये कहते हैं कि कस्टम्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को। ये बिल्कुल ठीक है। कैसे? कि देश में जो लोग रूल कर रहे हैं उन्हीं के कस्टम्स को वो प्रायोरिटी पर रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। बाकी भी तो लोग हैं देश में, अच्छा क्रिटिसिज्म है। ये कहते हैं इस थ्योरी में एक लैक है, किस चीज का? क्लैरिटी नहीं है, किस पे? ऑन द पीपल। इनकंसिस्टेंट विद द सेवेनीज अडॉप्शन ऑफ द रोमन लॉ, सेवेनी का जो अडॉप्शन है रोमन लॉ के साथ उनका जो एक नजदीकी संबंध देखने को मिलता है। इग्नोर करता है जुडिशियल क्रिएटिविटी को एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को। क्यों करता है इग्नोर जुडिशियल क्रिएटिविटी को? क्योंकि इन्होंने कहा ना कि जजेस कैन रिफाइन लॉ, राइट। हालांकि अगर थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट देखें तो जजेस भी लॉ मेकिंग का काम तो करते ही हैं, राइट। तो जुडिशियल क्रिएटिविटी को इग्नोर किया गया क्योंकि इन्होंने कहा कि रिफाइन, क्योंकि लॉ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट था कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल में, राइट, विल ऑफ द पीपल में, रूटेड इन सोसाइटी, इन्होंने ये कहा। अब रेलिवेंस देख लेते हैं इस थ्योरी की क्या है। स्टिल इन्फ्लुएंशियल टुडे, रिमाइंडिंग अस दैट लॉ इज इंटरवाइंड विद कल्चर, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। आज भी रेलिवेंट है, आज भी तर्क संगत है, आज भी प्रभावशाली है ये वोल्कर जिस वाली थ्योरी। ये हमें याद दिलाती है कि जो लॉ है ना वो इंटरवाइंड मतलब गुथा हुआ है, गुथा हुआ, जैसे माला में गुथे हुए होते हैं ना मोती और फूल, वैसे ही लॉ गुथा हुआ है किसके साथ? संस्कृति के साथ, इतिहास के साथ, समाज के साथ। बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है, क्योंकि सोर्स ऑफ नेचर है कल्चर, मेक सेंस। हिस्ट्री भी सोर्स ऑफ नेचर है। आगे चलते हैं। आप वोल्काजिस थ्योरी की मास्टर टेबल देखते हैं, ये आपको याद करने में काफी मदद करेगी। और ओरिजिन तो आपको पता है फ्राइडरिच कार्ल वॉन सेवेनी ने लिखी। उसके बाद इन्फ्लुएंस बाय रोमन लॉ और जर्मन नेशनल कैरेक्टर से, और रोमन लॉ से इन्फ्लुएंस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। मीनिंग क्या है? वोल्स मतलब पीपल, जिस मतलब स्प्लिट, लॉ कॉमन विल ऑफ द पीपल, राइट। कोर आइडिया क्या है? लॉ इज फाउंड नॉट मेड, कहां से इमर्ज हुआ है? कस्टम एंड द कॉन्शियसनेस से। लॉ एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, रिफ्लेक्ट करता है किसी चीज को, इतिहास को, संस्कृति को और परंपराओं को। एम्बॉडीज नेशनल कैरेक्टर, नेशनल कैरेक्टर मतलब राष्ट्रीय चरित्र को संगठित रखता है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि एक राष्ट्र का चरित्र कैसा है वो वहां के लॉ से भी पता लग जाता है। लॉ डेवलप लाइक लैंग्वेज, इवॉल्व हुआ है नेचुरली विद द सोसाइटी, क्योंकि लैंग्वेज भी तो इवॉल्व हुई है धीरे धीरे। सो ये एग्जाम्पल ले रखा है कि लैंग्वेज की तरह डेवलप हुआ है, जैसे जैसे सोसाइटी को जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे लॉ डेवलप होता गया। तो इसलिए इसको कहा गया ऑर्गेनिक अनकॉन्शियस ग्रोथ, कंटिन्यूअस एंड ऑर्गेनिक। लॉ ग्रोथ रेगुलरली नॉट एब्रप्टली, अचानक से नहीं होता है, रेगुलरली, निरंतरता, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, राइट। कस्टमरी प्रैक्टिस किस में डेवलप हुई? बाद में लीगल नॉर्म्स में, राइट। उसके बाद अपोजिशन टू द कोडिफिकेशन, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेशन के अपोज करता है, मनमाने ढंग से कानून नहीं बनेगा, लॉ मस्ट इवॉल्व हिस्टोरिकली। उसके बाद रोल ऑफ जूरिस्ट क्या है? वो रिफाइन करते हैं, शेप करते हैं लॉ को, गार्जियन ऑफ लीगल ट्रेडिशंस, बिल्कुल ठीक। मुझे 32 और 226 याद आ जाता है यहाँ पे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंप्लीकेशन क्या है? एम्फासिस है इसका किस पे? हिस्ट्री पे, ऑर्गेनिक लॉ पे। क्रिटिक किसके हैं? ये पॉजिटिविज्म के, ऑस्टिन वाले। लॉ मिरर्स सोसाइटी, ठीक है, जैसा समाज होगा वैसी सोसाइटी होगी, जैसा समाज होगा वैसा कानून होगा। क्रिटिसिज्म क्या है? कस्टम में रिफ्लेक्ट रूलिंग क्लास, बिल्कुल ठीक है। क्लैरिटी है, लैक करता है, इग्नोर करता है जजेस और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को। एग्जांपल क्या है? स्लेवरी सपोर्टेड बाय द एलिट्स, ठीक है, जो एलिट क्लास थी पहले वो स्लेवरी को सपोर्ट करती थी। अब की प्रिंसिपल्स देख लीजिए। लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, एम्बॉडीज इन हिस्ट्री एंड कल्चर, कस्टम फॉर्म द बेसिस ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। लॉ डेवलप लाइक लैंग्वेज, ये इससे बोर मत होना, ये तुम्हें बार बार याद करने में इसको मदद करेगा।
Law develop like language, evolve naturally with society. National character shapes law, continuous and organic. Law grows regularly, not abruptly. Custom consciousness में custom consensus then norms. Opposition to the codification against abstract legislation warned in this article by Savini, right? रोल ऑफ जूरिस्ट क्या है? स्कॉलर्स, रिफाइन लॉ, गार्जियन ऑफ ट्रेडिशन. अब आगे चलते हैं, क्रिटिसिज्म देख लीजिए. सेवेनी का, चार्ल्स एलन, कस्टम्स ऑफन रिफ्लेक्ट रूलिंग क्लास इंटरेस्ट नॉट कॉमन कॉन्शियसनेस, एग्जांपल स्लेवरी. ठीक है, बिल्कुल अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया. एलन जिन्होंने इसको कहा था कि ये डार्विन से भी पहले का डार्विन है सेवेनी, तो इन्होंने कहा कस्टम जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को, कॉमन कॉन्शियसनेस को नहीं, क्योंकि जो इलीट क्लास थी जो रूल करती थी पहले टाइम में वो स्लेवरी को सपोर्ट करती थी. प्रोफेसर स्टोन ने कहा है इग्नोर्ड रोल ऑफ लेजिस्लेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स, कि रोल ऑफ लेजिस्लेशन और सोशल रिफॉर्म को इग्नोर किया है. एग्जांपल अबोलिशन ऑफ सती इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है. इनकंसिस्टेंसी, निरंतरता नहीं है. एम्फासाइज नेशनल कैरेक्टर बट अडेप्टेड रोमन लॉ, नेशनल कैरेक्टर पर एम्फासाइज किया लेकिन अडेप्ट किसको किया इन्होंने? सेवेनी, रोमन लॉ की तरफ ज्यादा अधिक उनका खिंचाव था. कस्टम में कॉन्फ्लिक्ट रीजनली नॉट रिफ्लेक्टिंग होल कम्युनिटी, रीजन के हिसाब से कस्टम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, पूरी की पूरी कम्युनिटी को आप कहोगे कि रिफ्लेक्शन मिल जाएगा पूरी कम्युनिटी का एक कस्टम से, तो वो मुश्किल है. जुडिशियल क्रिएटिविटी को इन्होंने इग्नोर कर दिया. अदर इन्फ्लुएंसेस ऑन लॉ, लेफ्ट अनएक्सप्लेन्ड ट्रेड्स लाइक मोड ऑफ इवोल्यूशन, इन्होंने कहा कि मोड ऑफ इवोल्यूशन क्या रहा है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस आप बताते चले गए लेकिन बहुत सारी चीजें आपने इसमें छोड़ दी. ठीक है, तो ये कस्टम्स का इनके क्रिटिसिज्म का एक टेबल है, मास्टर टेबल. चार्ल्स एलन, कस्टम रिफ्लेक्ट रूलिंग क्लास इंटरेस्ट, स्लेवरी एग्जांपल हो जाएगा. स्टोन ने क्या कहा? इग्नोर लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स. विडो रीमैरिज इन इंडिया, जो लेजिस्लेशन के थ्रू रिफॉर्म्स लाए गए. जनरल इनकंसिस्टेंसी इन थ्योरी, क्योंकि इन्होंने अडेप्ट किया रोमन लॉ को. रीजनल क्या है? कस्टम्स में कंफ्लिक्ट देखने को मिल सकता है. एक कस्टम को आप यहाँ अच्छा समझते हैं, दूसरी जगह आप उसको बुरा समझते हैं, तो पूरी कम्युनिटी को आप नहीं देख सकते उस कस्टम के आधार पर. नॉट यूनिफाइड वोल्कजिस्ट, मतलब स्प्रेड ऑफ द लोक मानस या लोक चेतना जरूरी नहीं कि एक ही जैसी हो हर जगह. जुडिशियल लॉ इग्नोर किया जजेस की क्रिएटिविटी को, फोकस ओनली ऑन कस्टम्स. आगे चलते हैं, तो मेजर वर्क्स बुक्स रिटन एंड थ्योरी बाय सेवेनी, क्योंकि यूजीसी नेट में और जुडिशरी में कई बार बहुत पूछते हैं ये किताब किसने लिखी, तो मैं ले आया लिखकर. तो इनकी एक बुक है लीड रॉय डेस ऑब्लिगेशन 1873, ये ऑब्लिगेशंस के ऊपर इनका काम है. फिर लॉ ऑफ पोजीशन 1803, एस्टेब्लिश्ड रेपुटेशन. सिस्टम ऑफ मॉडर्न लॉ 1840, कॉम्प्रिहेंसिव रोमन लॉ स्टडी. और उसके बाद ये है वॉम, बेरू, फुंसर, जीट, फुर, जस्टिस बंग एंड, चलो मैं इतना ही पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ा जाएगा वैसे, आप देख लेना. 1814 टेम्पलेट है ये, किस पे? जो कोडिफिकेशन को अपोज करता है, और फाउंडेशनल है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के लिए. तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है. और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं www.logicalstudies.com पर. और एक ये टेलीग्राम का चैनल है यूजीसी वालों के लिए, लेकिन आप अगर कर रहे हैं जुडिशरी की तैयारी तो ज्वाइन कर सकते हैं TLS UGC नेट लॉ. और कोई भी आपकी क्वेरी है लेकर इन पीडीएफ्स वगैरह को या इन नोट्स वगैरह को, या कुछ आपको बताना है, तो आप ये प्लीज व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप ही कीजिएगा 7302606241. राइट गाइज, सो दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे. सी यू टुमारो विद अ न्यू लेक्चर. तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए.